पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में गोलाबारी की है। पाकिस्तान की सेना ने पुंछ के कृष्ण घाटी में गोलाबारी की। पाकिस्तान की तरफ से भारतीय सेना की चौकियों को और रिहायशी इलाकों को निशाना बनाने की कोशिश की गई है। इसके बाद भारतीय सेना ने भी पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया है। इसके अलावा राजौरी के नौशेरा सेक्टर में भी पाकिस्तान की तरफ से गोलाबारी की गई। ये दो तस्वीरें आपके सामने पुंछ और राजौरी की, जहां पर पाकिस्तान की नापाक कोशिश लगातार जारी है, लेकिन उसका जवाब भारतीय सेना भी मुंहतोड़ दे रही है। हमारे साथ पवन इस वक्त जुड़ चुके हैं। पवन, क्या अभी भी फायरिंग हो रही है? हाँ बिल्कुल, देखिए आज तड़के पाकिस्तान की तरफ से पुंछ के कृष्णा घाटी सेक्टर और राजौरी के नौशेरा सेक्टर में दोनों जगह पर फायरिंग शुरू की गई थी और मोर्टार शेलिंग जो है वो शुरू की गई थी, जिसमें भारतीय सेना की चौकियों को निशाना बनाया जा रहा है और रिहायशी इलाकों में ज्यादा गोले दागे जा रहे हैं। हालांकि भारतीय सेना भी पाकिस्तानी सेना को करारा जवाब दे रही है, लेकिन पिछले कई सप्ताह से देखें तो पाकिस्तानी सेना की ओर से अक्सर रिहायशी इलाकों को टारगेट किया जा रहा है ताकि सुरक्षा बलों का ध्यान लोगों की तरफ रहे और जो गैप्स होंगे जहाँ से जो इन्फिल्ट्रेशन करवाने की उनकी मंशा है उनको वो आतंकियों को इसे धकेल सकें। लेकिन लगातार फायरिंग का जो है वो जवाब भी भारतीय सेना पाकिस्तान को दे रही है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के कानपुर बालिका संरक्षण गृह में लड़कियों के कोरोना पॉजिटिव और गर्भवती होने का मामला फेसबुक पर उठाने के बाद कानपुर जिला प्रशासन ने इसका जवाब दिया। कानपुर के डीएम के मुताबिक 57 लड़कियां कोरोना पॉजिटिव हैं, जबकि 7 लड़कियां गर्भवती हैं। डीएम ब्रह्मदेव राम तिवारी के मुताबिक 7 लड़कियां बालिका संरक्षण गृह में लाए जाने से पहले ही गर्भवती थीं। प्रियंका गांधी ने यूपी सरकार पर निशाना साधते हुए दावा किया था कि लड़कियों का बाल गृह में शोषण होता है और मामले को जांच के नाम पर दबा दिया जाता है, लेकिन कानपुर प्रशासन ने इन आरोपों को नकार दिया। साथ ही बताया कि सभी लड़कियों का इलाज चल रहा है। कराए गए परीक्षणों में कोविड-19 के 57 मामले पाए गए हैं। 5 ऐसी बालिकाएं पाई गई हैं जो गर्भवती हैं। ये बालिकाएं पॉक्सो एक्ट के तहत विभिन्न जनपदों से CWC के द्वारा उनके आदेश पर इस संवासनी गृह में संदर्भित की गई थी। इसके अतिरिक्त यहाँ रहने वाली 2 अन्य गर्भवती बालिकाएं हैं जो कोरोना नकारात्मक पाई गई हैं। ये लड़कियां जो है, जो नाबालिग बच्चियां या बालिग बच्चियां, इस संबंध में एक चीज़ मैं बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूं। दिसंबर महीने 2019 में 3 और 12 तारीख में इन लोगों ने अपने आमद यहाँ पे जो रेस्क्यू होम में किए हैं, जनपद आगरा और जनपद कन्नौज की जो CWC जो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के द्वारा यहाँ पे इनको आमद कराया गया है। दूसरी बात, ये दोनों बच्चियां जो है इनके जो प्रेगनेंसी उसी समय कंफर्म हुआ था जैसे इन लोगों ने आमद किया है। कोई कानपुर आके कोई प्रेग्नेंट नहीं हुए हैं, ना वो रेस्क्यू होम में प्रेग्नेंट हुए हैं। वो प्रेग्नेंट थे जब आमद किए गए थे। दूसरी बात, इनके जो खिलाफ जिन्होंने भी जुर्म किया उनके खिलाफ FIR संबंधित जनपद में दर्ज है, कन्नौज में भी दर्ज है, आगरा में भी दर्ज है। इसमें कानूनी कार्रवाई उस जनपद से पता किया जा रहा है कि वहाँ हुआ है कि नहीं हुआ। रेगुलरली इन बच्चियों को सरकार के द्वारा मेडिकल असिस्टेंस दिया जा रहा है। दरअसल कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने अपने फेसबुक पोस्ट में ये मुद्दा उठाते हुए लिखा कि कानपुर के सरकारी बाल संरक्षण गृह में 57 बच्चियों को कोरोना की जांच होने के बाद एक हैरान करने वाला तथ्य सामने आया। 2 बच्चियां गर्भवती निकली और एक को HIV पॉजिटिव निकला। मुजफ्फरपुर के बालिका गृह का पूरा किस्सा देश के सामने है। यूपी में भी देवरिया से ऐसा मामला सामने आ चुका है। ऐसे में पुनः इस तरह की घटना सामने आना दिखाता है कि जांचों के नाम पर सब कुछ दबा दिया जाता है, लेकिन सरकारी बाल संरक्षण गृहों में बहुत ही अमानवीय घटनाएं घट रही हैं। इस बीच राज्य के महिला आयोग ने भी कांग्रेस महासचिव के इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। महिला आयोग के मुताबिक लड़कियों को जांच के लिए अस्पताल भेजा गया था और हो सकता है इसकी वजह से वो कोरोना पॉजिटिव हो गई हैं। मेरा वहाँ पे दौरा होता है, राजकीय बालिका गृह का निरीक्षण करती हूँ। वहाँ किसी भी पुरुष का जाना वर्जित है। वहाँ पे ऐसी कोई भी धारणा न बनाएं आप लोग कि अन्यथा इस चीज़ को मत लीजिए। दूसरी तरफ प्रियंका गांधी के आरोपों के बाद बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी ने कांग्रेस महासचिव पर यूपी में सरकार के खिलाफ नफरत का माहौल बनाने का आरोप लगाया। कांग्रेस और प्रियंका वाड्रा, उनके मन में उत्तर प्रदेश सरकार को लेकर जो नफरत का माहौल है, जो भाव है,
उस भाव को व्यक्त करने के लिए वो मनगढ़ंत कहानियों का सहारा लेती रही हैं। अब फिर उन्होंने कानपुर के विषय पर जो मनगढ़ंत कहानी को आगे बढ़ाने का काम किया है, इसकी जितनी निंदा की जाए, इस झूठ की जितनी निंदा की जाए वो कम है। उत्तर प्रदेश में आज एक सशक्त और कानून सम्मत एक सरकार है, योगी सरकार है। योगी सरकार के समय पर हर बालिका का सम्मान सुरक्षित है। यूरोपियन यूनियन के देशों ने सदस्य देशों के लिए अपनी सीमाएं खोल दी। वहां की सरकारों ने कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या में कमी आने के बाद यह फैसला लिया, जिसके बाद कई लोग जर्मनी से एक विमान के जरिए स्पेन पहुंचे। सभी यात्रियों ने कोरोना वायरस से बचने के लिए सावधानी बरती और मास्क लगाए हुए नजर आए। एयरपोर्ट पर सभी यात्री एक दूसरे से दूरी बनाते हुए विमान से उतरे, जिसके बाद इन सभी की थर्मल स्क्रीनिंग भी की गई। स्पेन पहुंचे कुछ पर्यटकों ने खुशी जताते हुए कोरोना वायरस से नहीं डरने का दावा किया। No, I'm not feared. I feel healthy enough to survive any type of virus. लॉकडाउन में छूट मिलने के बाद पेरिस में भी लोगों की भीड़ दिखाई दी। एक रेलवे स्टेशन के बाहर कई लोग एक कतार में खड़े दिखे। स्टेशन पर कई स्क्रीन भी लगाई गईं, जिनकी मदद से लोगों से सावधानी बरतने और नियमों का पालन करने की अपील की गई। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर उत्तराखंड के बद्रीनाथ में आईटीबीपी के जवानों ने भी योग किया। भारत और तिब्बत की सीमा पर तैनात आईटीबीपी के जवानों ने मशहूर वसुंधरा झरने के सामने योग किया, जहां चारों तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आई, लेकिन आईटीबीपी के जवान 14,000 फीट की ऊंचाई पर भी डटे रहे। हालांकि वहां योग करना इतना आसान नहीं था, क्योंकि बर्फ की वजह से ठंड ज्यादा थी और झरने का पानी भी जवानों पर पड़ रहा था। जवानों ने बर्फ की चादर पर बैठकर ध्यान भी लगाया। आईटीबीपी के जवानों ने काफी देर तक वहां कई तरह के योग किए। श्रीनगर में आतंकियों के साथ कई घंटे चली मुठभेड़ में 3 आतंकी मार गिराए गए। सुरक्षा बल को एक इलाके में कुछ आतंकवादियों के छिपे होने की खुफिया खबर मिली थी, जिसके बाद उस इलाके को चारों तरफ से घेर लिया गया। जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना और सीआरपीएफ ने आतंकियों को पकड़ने के लिए बड़ा अभियान चलाया, जिससे घबराकर आतंकियों ने उन पर फायरिंग शुरू कर दी। जिसके बाद सुरक्षा बल ने भी जवाबी कार्रवाई की, जिससे पूरा इलाका गोलियों की आवाज से दहल गया। इससे पहले आतंकियों को घेरने के लिए पूरे शहर को हाई अलर्ट कर दिया गया था। इसके अलावा इंटरनेट सर्विस को भी बंद करा दिया गया, ताकि आतंकी उसका फायदा नहीं उठा सकें। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रूस में होने वाले विक्ट्री डे परेड कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आज मॉस्को जा रहे हैं। 24 जून को दूसरे विश्व युद्ध की जीत की 75वीं सालगिरह है। पहले ये परेड 9 मई को होनी थी, लेकिन कोरोना की वजह से इसे टाल दिया गया था। भारतीय सेना के तीनों अंगों के 75 जवान इस विक्ट्री परेड में हिस्सा लेंगे। रक्षा मंत्री के रूस दौरे से दोनों देशों के रिश्तों को और मजबूती मिलेगी। 24 जून को रूस की सरजमी पर भारत और चीन का आमना सामना होने वाला है। कोई बात नहीं होगी, बस आंखों ही आंखों में ताकत तौली जाएगी। लद्दाख में चीन को रणनीतिक मोर्चे पर जवाब देने के बाद भारतीय सेना की एक छोटी सी टुकड़ी मॉस्को जा रही है। मौका है दूसरे विश्व युद्ध में नाजी फौज पर रूस की जीत के जश्न की 75वीं वर्षगांठ का, जहां चीन से भी आमना सामना होगा। रूस में हिंदी चीनी सेना का सामना। चौबीस जून को रूस में विक्ट्री डे परेड। परेड में शामिल होंगी भारत चीन की सैन्य टुकड़ियां। सीमा विवाद के बाद पहली बार आमना सामना। मौका तो है दूसरे विश्व युद्ध में सोवियत संघ की नाजी जर्मनी पर जीत की 75वीं वर्षगांठ का, लेकिन ये याद रखा जाएगा भारत और चीन की सेना के लिए। रूस बेहद भव्य आयोजन करने की तैयारी में जुटा है। ये तस्वीरें उसकी गवाह हैं।
24 जून को इस ऐतिहासिक पल का गवाह बनने के लिए भारत, चीन के अलावा अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस समेत 18 देशों के सैनिक भी मॉस्को के मशहूर रेड स्क्वायर में होने वाली विक्ट्री डे परेड में हिस्सा लेंगे। पूरी दुनिया जानती है कि भारत और चीन की सेना के बीच 15 जून को लद्दाख में हुई हिंसक झड़प के दौरान 20 भारतीय जवान शहीद हो गए थे। दोनों ही देशों के बीच तनाव अब भी बरकरार है। इस तनाव के बीच रूस के रेड स्क्वायर पर दोनों सेनाओं के सामने आने पर पूरी दुनिया की निगाह लगी है। रूस में 9 मार्च को हर साल विक्ट्री डे परेड का आयोजन किया जाता है, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से इस साल परेड को 24 जून को आयोजित किया जा रहा है। पहले ये परेड 9 मई को होने वाली थी, लेकिन कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए इसे टाल दिया गया। इस परेड में रूस और अन्य सेनाओं के साथ भारतीय सेना के जवान भी हिस्सा लेंगे। भारत की तीनों सेनाओं के 75 सदस्य पहले ही विक्ट्री परेड में हिस्सा लेने पहुंच चुके हैं। भारतीय दस्ते में 3 महिला अफसर भी शामिल हैं। This 75 members Indian Armed Forces contingent will participate at the Victory Day celebrations military parade at the Red Square, Moscow on 24th of June. The contingent is commanded by Major Anjum Gorka of the 2nd Light Infantry Regiment, and the proud bearers of the national flag are the 3 women officers of Indian Army, the Indian Air Force and the Indian Navy. On behalf of the Indian Armed Forces, we wish the Russian Armed Forces a very happy Victory Day. Jai Hind and Budaki. भारतीय सरकार की तरफ से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी विक्ट्री डे परेड में शिरकत करेंगे। अपने दौरे के दौरान भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मॉस्को में शीर्ष रूसी नेताओं और दूसरे देशों के नेताओं से मिलेंगे, लेकिन लद्दाख में भारत और चीन के तनाव के चलते उनकी चीन के नेताओं से मुलाकात की संभावना न के बराबर है। 23 जून को रशिया, इंडिया और चाइना के फॉरेन मिनिस्टर्स की बातचीत है। ये वीडियो कॉन्फ्रेंस है। इसका मुख्य मुद्दा है कि जो पेंडेमिक है इसके साथ कैसे निपटा जाए। इसमें लद्दाख तो इशू बनता ही नहीं। मुझे नहीं लगता इस इशू को रेज किया जाएगा, क्योंकि ना तो रशिया इसमें इंटरेस्टेड है, ना ही शायद हिंदुस्तान एक इंटरनेशनल फोरम में इसको डिस्कस करना चाहेगा एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। 24 जून को होने वाली विक्ट्री डे परेड में शामिल होने के लिए चीन की तीनों ही सेनाओं के सैनिक भी रूस पहुंच गए हैं, लेकिन अपनी आदत से मजबूर चीन ने पूरी दुनिया को अपनी ताकत दिखाने का मौका नहीं छोड़ा। चीन ने इस मौके का फायदा उठाते हुए अपने ट्रांसपोर्ट प्लेन Y-20 की दुनिया के सामने नुमाइश कर दी। चूंकि Y-20 ट्रांसपोर्ट प्लेन चीन का स्वदेशी तकनीक से बनाया गया पहला ट्रांसपोर्ट प्लेन है, लिहाजा उसने अपने सैन्य दस्ते को Y-20 से ही मॉस्को भेजा। चीन की कोशिश रहती है कि हर इंटरनेशनल फोरम में वो मौके का फायदा उठाए और अपनी बढ़ती हुई ताकत को दर्शाए। इस बारी भी उसने वही किया है और उसने लेटेस्ट जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है Y-20 उसको दर्शाया है। वास्तव में ये दर्शाता है कि चीन जो है दुनिया को बताना चाहता है कि वो बहुत ज़बरदस्त शक्ति है और उससे घबरा जाए और डर जाए। लेकिन आज के माहौल में ना तो चीन से कोई डरेगा ना ही घबराएगा आफ्टर हिंदुस्तान और चीन के स्टैंड ऑफ के बाद। चीन शायद ये बात भूल चुका है कि भारत और रूस के संबंध काफी पुराने हैं और इसके अलावा रूस ने जरूरत के वक्त भारत की मदद की है। सूत्रों के मुताबिक लद्दाख में भारत और चीन के बीच तनाव को देखते हुए भारतीय वायुसेना ने रूस से 21 नए MiG-29 और 12 Su-30 MKI खरीदने का प्रस्ताव सरकार को भेजा है। रूस इन दिनों MiG-29 लड़ाकू विमानों को आधुनिक बना रहा है। आधुनिकीकरण के बाद ये विमान चौथी पीढ़ी के लड़ाकू विमानों के बराबर हो जाएंगे। रूस सरकार के मुताबिक वो जल्द से जल्द इन विमानों के आधुनिकीकरण के बाद भारत को सौंप देगा। भारत और रूस के बीच S-400 डिफेंस सिस्टम खरीदने का करार भी हो चुका है। भारत को मिलने वाला S-400 डिफेंस सिस्टम चीन को मिले डिफेंस सिस्टम से बेहतर होगा।
मौका रूस की जीत के जश्न का है, लेकिन चीन अपनी ताकत की नुमाइश का एक भी मौका नहीं छोड़ना चाहता। लेकिन वो बार बार ये बात भूल रहा है कि ये 2020 का भारत है। अगर छेड़ोगे तो ये भारत छोड़ेगा नहीं। अमेरिका के अलास्का में घने जंगल के बीच में रखी एक पुरानी बस को हेलीकॉप्टर की मदद से हटा दिया। जंगल में फंसे एक आदमी ने इस बस में कई महीने बिताए थे, जिस पर इनटू द वाइल्ड नाम की एक फिल्म भी बनाई जा चुकी। लेकिन सुरक्षा की वजह से इस बस को वहां से हटाने का फैसला लिया गया। इस काम के लिए सेना के चिनूक हेलीकॉप्टर की मदद ली गई। इस हेलीकॉप्टर ने रस्सियों की मदद से बस को हवा में उठा लिया। एक ऊंचाई तक पहुंचने के बाद हेलीकॉप्टर इस पुरानी बस को लेकर वहां से बाहर निकल गया। ये बस करीब 60 साल से वहां खड़ी थी, जिस पर इनटू द वाइल्ड नाम से एक किताब लिखी गई और बाद में इसी नाम से एक फिल्म भी बनाई गई। दिल्ली में आज सुबह सुबह हुई तेज बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली। हालांकि अभी दिल्ली में मानसून नहीं आया, लेकिन आज सुबह हुई तेज बारिश ने गर्मी से राहत जरूर दी थी। दिल्ली के साथ साथ नोएडा में भी सुबह बारिश हुई, जिसकी वजह से मौसम सुहावना हो गया। हालांकि बारिश की वजह से सुबह सुबह काम पर जाने वाले लोगों को थोड़ी दिक्कत जरूर हुई। महाराष्ट्र में यूरिया की काला बाजारी की लगातार मिल रही शिकायतों के बाद औरंगाबाद में राज्य के कृषि मंत्री खुद स्कूटर पर सवार होकर एक दुकान पर छापा मारने पहुंच गए। इस दुकान के बारे में शिकायत मिल रही थी कि उन्हें किसानों को यूरिया नहीं दिया जा रहा। जो दुकान से यूरिया के अलावा और भी सामान खरीदते हैं, सिर्फ उन्हें दिया जा रहा है। इसके बाद मंत्री किसान बनकर दुकान में पहुंचे, जहां पर दुकानदार ने पहले तो यूरिया होने से मना कर दिया और जब मंत्री जी ने कुछ और सामान खरीदने की इच्छा जताई तो यूरिया देने को राजी हो गया। कृषि मंत्री के निर्देश पर इस दुकान को सील कर दिया गया और जहां से लाखों रुपए की खाद बरामद की गई। सुप्रीम कोर्ट में आज पुरी की जगन्नाथ रथ यात्रा पर लगी रोक को हटाने के मुद्दे पर सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने ही कोरोना की वजह से पुरी की जगन्नाथ यात्रा पर रोक लगाई है, लेकिन बीजेपी के नेता संबित पात्रा ने कोर्ट से इस फैसले में बदलाव की अपील की है। याचिका में कहा गया कि पुरी में जगन्नाथ की रथ यात्रा सदियों पुरानी परंपरा है और इससे लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। कोर्ट से अपील की गई कि यात्रा को निकालने के लिए सिर्फ 500 से 600 लोगों को इजाजत दी जाए। साथ ही इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग जैसे दूसरे नियमों का पालन किया जाए। विश्व प्रसिद्ध पुरी की जगन्नाथ यात्रा 23 जून को निकाली जानी है। यूपी के उन्नाव में डीएम ने शौचालय बनाने के काम में लापरवाही बरतने पर एक अधिकारी की जमकर फटकार लगाई। बताया गया कि इलाके में शौचालय बनाने का काम काफी वक्त से लटका हुआ था, जिससे नाराज डीएम ने इस काम में लगे एक अधिकारी को खूब खरी खोटी सुनाई। डीएम ने अधिकारी पर अपने काम में लापरवाही बरतने का आरोप भी लगाया। ये तुम्हारा काम है, हमारे विभाग का काम है। अब मैं केवल तुमसे पूछूंगा शौचालय बना कि नहीं। काम में देरी की वजह से डीएम काफी नाराज दिखाई दिए। इस दौरान अधिकारी ने कई बार सफाई देने की भी कोशिश की, लेकिन डीएम ने उसकी एक नहीं सुनी। आपसे मैंने कल कहा ना तुम फाइल क्यों नहीं लेके आए, फिर मैंने कल कहा कि तुमने फाइल क्यों नहीं, अपने का सब टाइप हो रही है। हालांकि बाद में डीएम ने अधिकारी को चेतावनी देकर छोड़ दिया। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के पीएम मोदी पर ट्वीट के जरिए किए गए हमले पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पलटवार किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उत्तर प्रदेश जनसंवाद रैली को संबोधित करते हुए नड्डा ने कहा कि कांग्रेस का साथ अब भगवान भी नहीं दे रहे हैं। राहुल गांधी के ट्वीट पर तंज कसते हुए नड्डा ने कहा कि पीएम मोदी अब सुरेंद्र मोदी हैं, यानी नरों के ही नहीं सुरों के भी नेता हैं। बीजेपी अध्यक्ष ने कांग्रेस के नेता पर कोरोना काल में गैर जिम्मेदाराना काम करने और सेना का मनोबल तोड़ने का भी आरोप लगाया। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में सरेंडर मोदी की जगह सुरेंद्र मोदी लिख दिया था, जिसके बाद बीजेपी अध्यक्ष ने उन पर पलटवार किया। नरेंद्र मोदी इज सुरेंद्र मोदी। वो नरों के ही नेता नहीं, अब सुरों के भी नेता है। यह बात आपके जुबान से निकलती है, इस बात को समझना चाहिए, आपके ट्विटर से निकलती है। अब गलवान घाटी की बात ले लीजिए। जिस तरीके से भारत के फौज वहां पर लड़ाई लड़ करके अपनी एक एक इंच जमीन संभाल करके हमारे चीनी लोगों को खदेड़ते हुए अपनी सीमाओं की रक्षा की है,
उनको उनकी शहादत जहां हम सब लोग याद करते हैं, नमन करते हैं और पूरा देश उनके साथ खड़ा है, वहां कांग्रेस पार्टी उनका मनोबल तोड़ने के लिए दिन रात एक कर रही है। गलवान घाटी में जख्मी जवान सुरेंद्र सिंह के पिता के नाम पर चीन के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में सियासी तनातनी बढ़ती जा रही है। प्रधानमंत्री दफ्तर के स्पष्टीकरण के बावजूद कांग्रेस के सवालों का दौर जारी है। इस बीच राजनीति की लपटें उस जवान के घर तक पहुंच गई हैं जिन्होंने राहुल गांधी को देशभक्ति का पाठ पढ़ाया था। आज भारत में रहने वाले चीन के लोग भी देश के साथ खड़े हैं, चीन के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। गलवान घाटी की झड़प के बाद ये चीन को उसके विश्वासघात के लिए कोसे जा रहे हैं। लेकिन ऐसे माहौल में भी देश की सियासत एक अलग ही धारा में बह रही है। चीन के मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की सियासी टक्कर अपने चरम पर है और इस टक्कर की चिंगारी उस जवान सुरेंद्र सिंह के परिवार पर गिरने लगी है जो गलवान घाटी में चीन के सैनिकों को मुंहतोड़ जवाब देने के बाद जख्मी होकर अस्पताल में भर्ती है। भारतीय सेना मजबूत सेना है, चीन को हरा सकती है और विदेशों को हरा सकती है। राहुल गांधी, आप नेतागिरी मत करना, ये राजनीति अच्छी नहीं है। हमारा थोड़ा पहले के फौज में शाह लड़ेगा, अभी फिर और लड़ेगा, शेर बनेगा। ठीक हो गए, भगवान चाहे ठीक हो जाए, फिर भी लड़ेगा। अलवर में नौगांव के रहने वाले जवान सुरेंद्र सिंह के पिता बलवंत सिंह ने राहुल गांधी को देशभक्ति का ये पाठ क्या पढ़ाया। बताया जा रहा है कि इसके बाद बलवंत सिंह के परिवार पर शामत ही आ गई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बलवंत सिंह के मैसेज को ट्वीट करते हुए राहुल गांधी पर निशाना साधा था। उसके बाद से बताया जा रहा है कि बलवंत सिंह और उनके परिवार पर इतना दबाव पड़ा कि उन्हें घर छोड़कर जाना पड़ा। सुरेंद्र सिंह के माता पिता अलवर के नौगांव गांव में रहते हैं, जबकि उनकी पत्नी और बच्चे अलवर में। आरोप ये है कि स्थानीय प्रशासन की मदद से कांग्रेस ने जवान के परिवार पर इतना दबाव डाला कि वो घर छोड़कर चले गए। पहले सेना में रह चुके केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने इस पर ट्वीट करते हुए राहुल गांधी को घेरे में ले लिया। अलवर जिले के सिपाही सुरेंद्र सिंह के पिता ने राहुल गांधी को देशभक्ति की सलाह क्या दी। राजस्थान का सत्तासीन कांग्रेस प्रशासन सैनिक के घर पहुंचकर उन पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। मतलब कि आप अब सैनिक के वृद्ध पिता को डरा धमका कर राजनीति करेंगे। जब कांग्रेस के राहुल गांधी पर निशाना साधा जाएगा तो कांग्रेस भला जवाब देने से कैसे चूकती। जैसे ही बीजेपी ने कांग्रेस पर जवान सुरेंद्र के परिवार को धमकाने का आरोप लगाया, कांग्रेस ने बीजेपी पर फिर चीन के नाम पर निशाना साधा। भाजपा नामक पाखंडी, खोखले, ढोंगी चुनावी राष्ट्रवादियों से श्री राहुल गांधी को ना तो सेना प्रेम और ना ही तो देश प्रेम का सर्टिफिकेट चाहिए। आज भाजपा को सैनिकों और उनके परिवारों की इतनी चिंता है तो सबसे पहले भाजपा और उनके मंत्री उन 20 सैनिक के परिवारों से माफी मांगे। लाल आंख दिखाने की बात करने वाले इन चुनावी राष्ट्रवादियों ने आज चीन की हिमाकतों से आंखें चुरा ली हैं। भारतीय जनता पार्टी के मुताबिक कांग्रेस के दबाव की वजह से बलवंत सिंह और उनके परिवार को छुपना पड़ा। आरोपों के मुताबिक कांग्रेस के नेता उन पर बयान बदलने का दबाव डाल रहे हैं। क्योंकि सरकार कांग्रेस की है और जिला प्रशासन सरकार के दबाव में है, जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन उस सरदार बलवंत सिंह को घेर करके ये करवाना चाहता है कि ये शब्द मैंने भावुकता में बोल दिए और ये गलत बोल दिए, मैं विड्रा करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी कह रही है सुरेंद्र के माता पिता को कांग्रेस की वजह से घर छोड़कर जाना पड़ा। अब कांग्रेस कह रही है कि जवान के पिता को भारतीय जनता पार्टी ने बंधक बना रखा है। राहुल गांधी के खिलाफ उनसे बयान जबरन लिया गया था। राहुल गांधी के बयान से इतना डरती है बीजेपी, अचानक एक्टिव हो गई केंद्र की सरकार, बीजेपी के नेता पहुंच गए और सैनिक सुरेंद्र सिंह के पिता बलवंत सिंह का बयान बदलवा कर डाला गया कि राजनीति नहीं करें।
राहुल गांधी राजनीति नहीं कर रहे हैं और उनके नेता खुद करेंगे हमारे पास है सैनिक के पिता, क्यों उनको घर पर रहने दो, आपको क्या तकलीफ हो रही है? वो वीडियो हमने नहीं डलवाया। अरे भाई डर क्यों रहे हो? जैसे ही राहुल गांधी बोलता है वैसे ही इनके नीचे से जमीन खिसक जाती है। हमारे जवान देश की सरहद की रक्षा के लिए दुश्मनों के सामने सीना तान कर खड़े रहते हैं। उनके परिवार की सुरक्षा देश के हवाले रहती है। लेकिन गलवान घाटी में अपना लहू बहाने वाले सुरेंद्र सिंह के परिवार के साथ क्या हो रहा है, एक बयान देना सुरेंद्र सिंह के परिवार को इतना भारी पड़ गया कि उन्हें अपना घर छोड़कर जाना पड़ा। बलवंत सिंह ने क्या किया था? भारतीय सेना की जाबाजी ही तो बताई थी, इसमें क्या बुरा था? चीन के फुजान में एक कार 2 ट्रकों के बीच में पिस गई। ये कार ट्रैफिक सिग्नल पर मौजूद ट्रक के पीछे खड़ी थी, लेकिन तभी पीछे से आए एक ट्रक ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही कार दोनों ट्रकों के बीच में पिस गई। इससे पहले वो कार एक ट्रक के पीछे खड़ी नजर आई। ये ट्रक ट्रैफिक सिग्नल के हरा होने का इंतजार कर रहा था, लेकिन तभी पीछे से एक दूसरा ट्रक आया जिसने कार को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही कार कई मीटर घिसटते हुए आगे खड़े ट्रक से जा टकराई। पीछे से आ रहा ट्रक भी कार समेत पहले ट्रक से टकरा गया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों ट्रकों के बीच में मौजूद कार बिल्कुल पिचक गई। हादसे को देख वहां मौजूद लोगों ने पुलिस को जानकारी दी, जिसके बाद राहत बचाव के लोग वहां पहुंचे और बीच में फंसी कार को निकालने की कोशिश शुरू की गई। हालांकि कार में सवार लोगों की किस्मत अच्छी रही और उन्हें इस खतरनाक हादसे में हल्की चोटें ही आईं। दिल्ली के नारायणा इलाके में कंटेनमेंट जोन में कुछ लोगों ने खाना और राशन देने गई दिल्ली सरकार की टीम और पुलिस पर हमला कर दिया। लोग गली में लगे बैरिकेड को हटाना चाहते थे और इसी को लेकर विवाद बढ़ा। नारायणा के एक ब्लॉक में कोरोना के 10 मामले सामने आए, जिसके बाद इसे कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया। पुलिस ने नारायणा थाने में आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। उधर यूपी के कानपुर में कुछ व्यापारियों ने चीन की कंपनियों और सामान के खिलाफ प्रदर्शन किया। इन लोगों ने कुछ दिन पहले चीन की सेना के साथ झड़प के दौरान भारतीय जवानों की शहादत पर दुख जताया और इसके खिलाफ हाथों में पोस्टर लेकर प्रदर्शन किया। विरोध कर रहे लोगों ने चीन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। चाइनीज कंपनियां मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। प्रदर्शन के दौरान इन लोगों ने दुकानों और रेस्टोरेंट पर जाकर दुकानदारों से चीन के सामान का बहिष्कार करने की अपील की। जितनी भी चाइनीज कंपनियां हैं या चाइनीज उत्पाद इन सब का बहिष्कार करना देश के लोगों से हमारी अपील है। प्रदर्शन के दौरान कई लोगों के हाथों में तिरंगा भी दिखाई दिया। वहीं कुछ लोगों ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और वहां के झंडे की तस्वीर भी पकड़ी हुई थी, जिसे उन्होंने प्रदर्शन खत्म होने के बाद जला दिया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद समेत कई नेताओं ने योग किया और लोगों से योग को अपनी जिंदगी में शामिल करने की अपील की। कोरोना के खतरे की वजह से नेताओं ने अपने घर में ही योग किया और उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी एक तस्वीर शेयर की जिसमें वो अपने आधिकारिक आवास में योग करते नजर आए। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने भी अपनी पत्नी के साथ योग किया। इस दौरान वो और उनकी पत्नी बगीचे में बैठकर कई तरह के आसन करते दिखे। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने भी अपने परिवार के साथ योग करने का एक वीडियो शेयर किया। इस दौरान ओम बिरला ध्यान और प्राणायाम के साथ कई तरह के कठिन आसन करते भी नजर आए। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी अपने घर में योग करने का एक वीडियो शेयर किया, जिसमें वो ध्यान और प्राणायाम करते दिखे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी ट्विटर पर देशवासियों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बधाई दी और लोगों से हर रोज योग करने की अपील की। लखनऊ पुलिस ने लग्जरी गाड़ियों को चुराने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस ने इस गिरोह के पास से 50 लग्जरी गाड़ियां भी बरामद की। लखनऊ पुलिस के मुताबिक ये गिरोह पूरे देश में गाड़ियां चुराने का काम करता है और इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इस गिरोह में चोर के साथ साथ कबाड़ी और इंश्योरेंस कंपनी के लोग भी शामिल हैं। ये लोग पहले दुर्घटना में पूरी तरह खराब हो चुकी गाड़ियां खरीदते हैं और फिर वैसे ही गाड़ी चुराकर उसे हादसे का शिकार हो चुकी गाड़ियों के नंबर पर बेच देते हैं। ये गिरोह यूपी, दिल्ली और हरियाणा से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक फैला था। 50 गाड़ियां रिकवर हुई हैं जो फॉरेंसिक्स ने जांच की है। ये सभी की गाड़ियां हैं और हम ट्राई कर रहे हैं कि इनको कनेक्ट करने के लिए कि ये कहां से चोरी हुई और पूरा मोडस ऑपरेंडाई कैसे इन लोगों ने इसको ऑपरेट किया है। ओवर द इयर्स पूरे इंडिया में इस काम को करने के लिए
अमेरिका के न्यू जर्सी में गोल्फ क्लब ने गोल्फरों की मदद के लिए खास तरह के रोबोट तैनात किए। ये रोबोट गोल्फ खेलने वालों का सामान लेकर उनके साथ चल सकते हैं, जिसका एक वीडियो भी सामने आया। वीडियो में ये रोबोट एक गोल्फर का सामान लेकर उसके पीछे चलता नजर आया। उसके रुकते ही रोबोट भी रुक गया, जिसके बाद उस खिलाड़ी ने रोबोट में रखी अपनी गोल्फ स्टिक निकाली और खेल शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद वो जैसे ही दोबारा आगे बढ़ा, रोबोट फिर उसके पीछे चलने लगा। 3 पहियों वाले इस रोबोट में खास तरह का सेंसर लगा है जो गोल्फर को पहचान कर अपने आप उसके पीछे चल सकता है। Wants to walk alone, this will follow them with the remote that they attach to the back of their hip. इस रोबोट में गोल्फ स्टिक और जरूरत का दूसरा सामान आसानी से रखा जा सकता है। यूपी के मेरठ में कालीन बनाने वाली एक कंपनी के गोदाम में आग लग गई। यह आग काफी भीषण थी और इसने कुछ ही देर में गोदाम के एक बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया, जिसके बाद वहां से भीषण लपटें और धुआं उठने लगा। गोदाम की खिड़कियों से भी काला धुआं उठता दिखाई दिया। खबर लगते ही फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां वहां पहुंच गई और आग बुझाने का काम शुरू कर दिया गया, लेकिन तब तक आग इतनी फैल चुकी थी कि उसे बुझाने में दमकल कर्मियों के भी पसीने छूट गए। दमकल कर्मी लगातार लपटों पर पानी की बौछार करते रहे और कई घंटों की मेहनत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। बताया गया कि फैक्ट्री में आग से बचाव और उसे बुझाने के लिए जरूरी इंतजाम नहीं थे। इस हादसे में लाखों के नुकसान की आशंका जताई गई। अफगानिस्तान में ऐतिहासिक गुरु नानक गुरुद्वारे में सेवा करने वाले एक सिख का अपहरण कर लिया गया। निदान सिंह नाम का ये शख्स कभी समय से सेवा कर रहा था, काफी समय से, और बताया जा रहा है कि इस अपहरण के पीछे तालिबान का हाथ है। घटना अफगानिस्तान के पक्तिया प्रांत की है। अभी तक की जानकारी के मुताबिक इस मामले में 5 संदिग्ध लोगों को पकड़ा गया है, लेकिन अभी तक निदान सिंह का कुछ पता नहीं चल पाया है। तो अफगानिस्तान में सिख जो है वो शख्स अगवा हुआ है। आपको बता दें काफ़ी वक्त से दरअसल वो यहाँ पर था। अफगानिस्तान के पकटिया प्रांत की ये घटना है। अभी तक की जो जानकारी मिल रही है, इस मामले में 5 संदिग्ध लोगों को पकड़ा गया है, लेकिन अभी तक कोई पता इस शख्स का नहीं चल पाया है, जिसकी तलाश भी अभी की जा रही है। संदिग्धों से लगातार पूछताछ हो रही है और आपको बता दें ये दरअसल जो है एक गुरुद्वारे में सेवा करने वाले एक सिख का अपहरण हुआ है।